जब हम 1857 की बात करते हैं तो अक्सर कुछ बड़े नाम, कुछ बड़ी लड़ाइयां ही जहन में आती हैं, है ना? लेकिन ये विद्रोह सिर्फ एक चिंगारी नहीं था। ये तो एक ऐसी आग थी जो पूरे देश में फैली हुई थी और इसकी कई लपटें थीं। तो आज हम उन्हीं में से दो गुमनाम लेकिन बेहद अहम मोर्चों की कहानी जानेंगे। वो कहानियां जिन्होंने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात होगी एक व्यापक विद्रोह की, फिर देखेंगे कि पहली चिंगारी कैसे भड़की। इसके बाद मिलेंगे प्रतिरोध के चेहरों से, फिर समझेंगे साम्राज्य की घेराबंदी कैसे हुई, और फिर अंतिम संघर्ष और आखिर में प्रतिरोध को याद करना क्यों जरूरी है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एक व्यापक विद्रोह, मतलब सुर्खियों से परे दो जिलों की कहानी। हम विद्रोह के दो ऐसे जरूरी मोर्चों पर नजर डालेंगे जिनकी कहानियां अक्सर कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में कहीं दब सी जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए इनका जज्बा किसी से भी कम नहीं था। ये दो मोर्चे हैं, सिंघभूम और पलामू। अब हम इन दोनों की कहानियों को एक साथ लेकर चलेंगे, पैरेलल। इससे ये समझने में बहुत मदद मिलेगी कि कैसे अलग-अलग जगहों पर लगभग एक ही समय में बिल्कुल एक ही जज्बे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठ रही थी। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये पहली चिंगारी कैसे भड़की? मतलब विद्रोह की आग इन दोनों इलाकों में इतनी तेजी से कैसे फैली? सच तो ये है कि इसकी रफ्तार देखकर तो अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 3 सितंबर को सिंघभूम में चाईबासा के सैनिक विद्रोह करते हैं और कुछ ही हफ्तों बाद 26 सितंबर को पलामू में चिरो जनजाति इस लड़ाई में कूद पड़ती है। फिर 21 अक्टूबर को पलामू में शाहपुर पर हमला होता है। जवाब में 5 नवंबर को लेफ्टिनेंट ग्राहम की सेना पलामू पहुंचती है और फिर 20 नवंबर को अंग्रेज सिंघभूम के चक्रधरपुर पर कब्जा कर लेते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कैसे कुछ ही हफ्तों के अंदर दोनों जगहों पर घटनाएं एक के बाद एक तेजी से हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो एक ही जंग कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही हो। अब बात करते हैं उन शहरों की जो इस प्रतिरोध की पहचान बने, क्योंकि हर विद्रोह के पीछे कुछ नेता तो होते ही हैं, है ना? तो चलिए अब हम उन स्थानीय नेताओं से मिलते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने लोगों को रास्ता दिखाया बल्कि एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। तो ये है वो नायक। एक तरफ हैं सिंघभूम के राजा अर्जुन सिंह। उन्होंने मुंडामान की जनजातियों और अपने दीवान जग्गू के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और खुद को सिंघभूम का राजा घोषित कर दिया। और दूसरी तरफ है पलामू के नीलांबर पीतांबर भाई। उन्होंने चेरों, खरवार और भोगता जनजातियों को अपने साथ लिया और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। देखिए, चेहरे अलग, जगह अलग, लेकिन मकसद दोनों का एक ही था, आज़ादी। राजा अर्जुन सिंह ने अपने लोगों से एक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा, मैंने पौरी देवी को अपना साक्षी माना है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी आत्मा की आवाज थी। जब कोई अपनी देवी को साक्षी मानकर कसम खाता है तो वो सिर्फ विद्रोहियों का नहीं बल्कि आने वाले इतिहास का भरोसा जीत लेता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये लड़ाई लड़ी कैसे गई? जाहिर है आमने सामने की टक्कर तो थी नहीं। तो एक तरफ थे विद्रोही जिनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी छापामार रणनीति, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जिनकी ताकत थी क्रूर जवाबी कार्रवाई। विद्रोहियों के हमले बहुत सोचे समझे होते थे। वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों पर वार कर रहे थे। सरकारी खजाना लूट लिया, पुलिस थानों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया, जेलों से अपने साथियों कैदियों को छुड़ा लिया, यहाँ तक कि चैनपुर गढ़ जैसे मजबूत किले पर भी कब्जा कर लिया और राजहरा कोयला खदान पर छापा मारकर उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब ये एक सीधी कोशिश थी अंग्रेजों की आर्थिक और प्रशासनिक कमर तोड़ने की। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज चुप तो बैठने वाले थे नहीं। जैसे जैसे विद्रोह की आग भड़की, उनका गुस्सा भी आसमान छूने लगा और फिर शुरू हुआ उनका अभियान, भारी बल और कठोर दंड का। उनका जवाब सिर्फ एक था, बेरहमी। और ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी थी। राजा अर्जुन सिंह को विद्रोही घोषित करने के बाद अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपए का इनाम रखा। उस जमाने में 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। एक राजा के सिर पर इनाम यह साफ दिखाता है कि वो सिर्फ विद्रोह को नहीं कुचलना चाहते थे, वो उसके नेता को ही खत्म कर देना चाहते थे। और उनकी क्रूरता यही नहीं रुकी। 21 नवंबर 1857 को पोड़ाहाट महल,
राजा अर्जुन सिंह का महल, उसे जलाकर राख कर दिया गया। ये सिर्फ एक इमारत को जलाना नहीं था, ये एक प्रतीक को, एक पहचान को, एक विरासत को मिटाने की कोशिश थी। ये एक ऐसी सजा थी जो सिर्फ उस वक्त के विद्रोहियों को नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के दिल में भी खौफ पैदा करना चाहती थी। और फिर अर्जुन सिंह के सबसे खास सहयोगी दीवान जग्गू, जैसे ही उन्हें पकड़ा गया, उसी दिन बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी मुकदमे के उन्हें सीधी फांसी दे दी गई। ये घटना अंग्रेजी दमन की क्रूरता और उसकी रफ्तार दोनों का सबसे बड़ा सबूत है। इतने जुल्म और लगातार दबाव के बावजूद लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये था अंतिम संघर्ष का दौर, विद्रोह की वो आखिरी चिंगारियां जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। प्रतिरोध की आग अब भी कहीं न कहीं सुलग रही थी। जैसा कि हमने पहले बात की, विद्रोहियों का सबसे बड़ा हथियार था छापामार युद्ध। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर अचानक हमला करना, घात लगाना, तोड़फोड़ करना और फिर गायब हो जाना। और कमाल की बात यह है कि इसी रणनीति के दम पर कम संख्या में होने के बावजूद 1859 की शुरुआत में वो एक बार फिर अंग्रेजों पर भारी पड़ गए थे। लेकिन इतनी बड़ी और संगठित ताकत के सामने कब तक टिका जा सकता था? अंग्रेजों ने एक एक करके इस प्रतिरोध को कुचलना शुरू किया। उनका तरीका बिल्कुल मेथडिकल था। पहला, लगातार सैन्य अभियान चलाए। दूसरा, प्रमुख नेताओं और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करना शुरू किया। तीसरा, जासूसों का एक पूरा जाल बिछा दिया और स्थानीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया। और चौथा और आखिरी कदम, मुख्य नेताओं को या तो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया या फिर उन्हें फांसी दे दी गई। धीरे धीरे प्रतिरोध की कमर टूटती चली गई। पलामू के विद्रोह का अंत तो और भी दुखद था। नीलांबर पीतांबर भाई, उन्हें किसी अपने ही जासूस ने धोखा दिया और उन्हें तब पकड़ा गया जब वो खाना खा रहे थे। सोचिए, जंग के मैदान में नहीं बल्कि धोखे से, निहत्ते। और फिर 26 मार्च 1859 की तारीख आई। लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर उन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। वो आम का पेड़ आज भी गवाह है कि कैसे उन भोक्ता नेताओं की कहानी वहां खत्म हुई। पलामू के विद्रोह का सूरज वहीं डूब गया। वहीं दूसरी तरफ सिंहभूम में राजा अर्जुन सिंह लगभग 1 साल तक डटे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन आखिर में अकेले पड़ जाने के बाद उन्हें भी झुकना पड़ा। 16 फरवरी 1859 को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ सिंहभूम के प्रतिरोध का भी अंत हो गया। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर हैं, प्रतिरोध को याद करना। सवाल ये है कि इन गुमनाम लड़ाइयों, इन भुला दिए गए मोर्चों को याद करना आज क्यों मायने रखता है? इनसे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ इतिहास की कुछ पुरानी कहानियां नहीं हैं, इनकी एक बहुत बड़ी विरासत है। पहली बात, ये साबित करती है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, जैसा कि अक्सर बताया जाता है। दूसरी बात, ये दिखाती है कि इस प्रतिरोध को आम लोगों का और खासकर जनजातीय समुदायों का कितना जबरदस्त समर्थन हासिल था। तीसरी, इन्होंने हमें प्रभावी स्थानीय नेतृत्व और छापामार रणनीति की ताकत दिखाई। और सबसे जरूरी बात, ये उस कहानी को चुनौती देती हैं जिसमें कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बहुत आसानी से और जल्दी से जीत हासिल कर ली थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाती हैं कि इस विद्रोह की और कितनी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी अनकही हैं, और कितने ऐसे नायक हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं और जिन्हें हम आज तक नहीं जानते।